नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। 1 मार्च को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। एमपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। एमपी बोर्ड वालों का जो पेपर है वो 1 मार्च को हिंदी का पहला पेपर आपका रहेगा। तो उस दोस्तों, जो आपका पेपर आने वाला है, इसी प्रकार पूरा पेपर आपका आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार आपका पेपर आएगा। क्लास 10th विषय हिंदी, 1 मार्च का पेपर जो आपका आने वाला है वो इसी प्रकार आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखना है। नेताजी का पाठ गद्य की विदा है। नेताजी का पाठ गद्य की विदा है। तो दोस्तों, ये जो पाठ गद्य की विदा है, कहानी है। क्या है साथियों? कहानी है। सूरदास के गुरु का नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। कैसी बता रहे हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोली बता रहे हैं। कैसी बता रहे हैं? भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली? तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। इन प्रश्नों को पढ़ना ही पढ़ना है, यही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पंचवटी में समास है। पंचवटी में समास है, तो दोस्तों इसमें द्विगु समास आपका हो जाएगा। प्रयोगवाद के जनक है। प्रयोगवाद के जनक कहलाते हैं अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अज्ञे का पूरा नाम, यदि आपको याद है तो। भोलानाथ का तिलक लगाता था। खालिस्तान में क्या आएगा? तो बबूत का। भोलानाथ बबूत का तिलक लगाता था। बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर दास के गीत गाया करते थे। शिव धनुष तोड़ा था, तो शिव धनुष राम ने तोड़ा था। क्रिया के प्रकार होते हैं, तो क्रिया के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं? जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बता देंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। मैं क्यों लिखता हूँ? आज्ञे की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञे की रचना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे सत्य। राइट और रॉन्ग का निशान ना लगाएं, आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। कहाँ लिखा है सत्य? ये लिखा है, ठीक है, सत्य। मैं यहाँ पर आपको संकेत से बता रहा हूँ। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, ये भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। संधि 5 प्रकार की होती है, असत्य, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सत्य। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, सत्य। कहने का मतलब ये है कि तीसरा वाला सत्य है, बाकी सभी सत्य है। आगे देखते हैं हम जोड़ी। जोड़ी गलती नहीं करना किसी प्रकार की। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, एक बार शेयर जरूर कर देंगे। माता पिता। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। शिव पूजन सहाय ने पाठ लिखा है माता का। आंचल वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। और लखनवी अंदाज यशपाल ने लिखा है पाठ। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रवर्तक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। एक शब्द में उत्तर देना है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है, लिख लीजिएगा। कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे? 8। ठीक है। तीसरा वाला, सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो इसमें क्या हो जाएगा? मोती लाल। क्या हो जाएगा? मोती लाल, है ना। अगला क्वेश्चन, परशुराम के पिता का नाम क्या था? तो परशुराम के पिता का नाम था भृगु। भृगु उनका नाम था। अणुबम कहाँ गिराया गया? तो अणुबम जो है वो कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा। कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा। हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कैसा वाच्य है? तो ये जो वाच्य है कर्मवाच्य है। कैसा वाच्य? कर्मवाच्य, है ना, लिख लीजिएगा। अब छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को छायावाद की 2 विशेषताएं। नारी के प्रति नवीन भावना, नारी के प्रति नवीन भावना और प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद की 2 विशेषता हो गई। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने पुराने दुख दर्द को वापस याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी भी हमारा जो देश है वो देशभक्ति की भावना से खाली नहीं हुआ है। अब भी लोग हमारे देश में जो है वो देश के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं? उनके नाम लिखिए। समास आप पता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। नाम, ठीक है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, ये 6 प्रकार के आपके होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। आगे यदि हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों की तो आप देखते चलिएगा। चौपाई छंद की बात करें, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, आप अच्छे से जानते हैं। मात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छे अंक प्राप्त अवश्य करेंगे। देखिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा छंद किसे कहते हैं? कहानी और उपन्यास में अंतर। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ये आप देख सकते हैं साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। यदि इतने प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में तो देखिए यहाँ पर कौन सी पंक्ति आई? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। तो ये पंक्तियाँ आपकी आई है। इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है? संदर्भ लिखना है। क्या लिखना रहता है? संदर्भ। केवल और केवल पहले हमें संदर्भ लिखना रहता है। संदर्भ में क्या आता है मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ पद से ली गई है। इसके रचिता सूरदास जी है। तो ये जो अभी मैंने बोला है आप एक बार फिर वीडियो को बैक करके पूरा सुन सकते हैं। तो ये मैंने जो बोला है संदर्भ में आएगा। किस में आएगा? संदर्भ में। अब बात करेंगे हम प्रसंग की। तो प्रसंग में क्या आएगा? यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी ने अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ रखा है उसी प्रकार हमने भी कृष्ण भगवान को हमारे मन क्रम वचन से कसकर पकड़ लिया है। ये आपका प्रसंग में आ जाएगा। जिसके बाद में प्रसंग आपका हो चुका है, एक बार फिर पीछे करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भावार्थ। अब भावार्थ में आपका क्या आएगा? तो अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भावार्थ में आपको क्या लिखना रहता है?
तो देखिए हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती है कि हमारे हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान। तो उस हारिल पक्षी ने जिस प्रकार अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ रखा है, उसी प्रकार हम गोपियों ने भी श्री कृष्ण भगवान को हमारे मन से, कर्म से, वचन से उस नंद के बालक को हमने कसकर पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। अब तो हम जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में और सपने में सिर्फ कृष्ण नाम की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जोय करुई ककरी। और तुम यहाँ पर ये योग की बातें करते हो जो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अगला, सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। ये तो सूरत सूरत तन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर कह रही हैं गोपियाँ कि तुम ये रोग कहाँ से ले आए, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी भोगा है। ये तो तुम उन लोगों को दो जिनका मन क्या है, चक्री है। तो ये दोस्तों हमने क्या जाना है, भावार्थ जाना है। भावार्थ में इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद हम बात करें तो ये अथवा वाला है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, ये आत्मकथ्य पाठ से है। ठीक है, जय शंकर प्रसाद इसके कवि हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें हम गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रसंग। तो यहाँ पर देखिए कि भादों की वे अंधेरी आरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, संदर्भ की यदि बात करेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ बाल गोविंद भगत से ली गई है। इसके रचिता रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, इसी प्रकार प्रसंग में इसमें मुख्य बात क्या है वो आपको लिखना है। व्याख्या में आपको व्याख्या नहीं आता है तो आपको यही लिख कर जाना है। ठीक है, और आगे भी देख सकते हैं, अथवा में मिल गया आपको, ये नेताजी का चश्मा से है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मिला है राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद। राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद लिखना रहता है, तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। आगे यदि हम बात करें साथियों, तो अब आपको एक अपठित गद्यांश मिला है जो यहीं पढ़ना है और इसी में से आपको उत्तर देना है। जैसा कि पहला बात करेंगे हम, तुम हो धरती के पुत्र ना हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। श्रम के सीपी में ही वैभव डुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। तो इस प्रकार से पूरा हम पढ़ने के बाद इसके आंसर हमें देना पड़ेंगे कि हमें अपने कार्य किस पूंजी से संवारने हैं। तो हमें श्रम की पूंजी से। आंसर क्या हो जाएगा, श्रम की पूंजी से अपने काम संवारो। स्वाभिमान का दीप कब जलता है, श्रम के सीपी में ही वैभव डुलता है, मतलब श्रम के सीपी में ही जब वैभव डुलता है तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। स्वाभिमान का दीप कब जलता है, जब स्वयं जलता है। तो दीप कब जलता है, जब स्वयं जलता है, आंसर हो जाएगा। पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पर उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, श्रम का महत्व। क्या हो जाएगा, श्रम का महत्व, आपका ये आंसर इसमें हो जाएगा, श्रम का महत्व। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी दमदार तैयारी होगी। देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है सॉल्यूशन के साथ। और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा ये सभी क्वेश्चन पहले से ही डाल दिए गए हैं। इसमें अथवाला यदि आपको करना है हल, तो अथवाला भी आप कर सकते हैं कि मानव का आकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो भी करना है। क्वेश्चन क्रमांक बात करेंगे हम 22 की। तो 22 क्वेश्चन क्रमांक जो है, इसमें क्या करना है साथियों, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है।
ठीक है। ये आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और अगर आपको पत्र लिखना है तो पत्र आप ये लिख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, है ना। तो प्रार्थना पत्र लिखना है या पत्र लिखना है, डिसाइड आप कर सकते हैं। ये सब हमारे द्वारा डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगला है विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, जल ही जीवन। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप हमेशा आगे की तैयारी करने के लिए और बहुत ही शानदार वीडियो आगे भी पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ जिन दोस्तों को वीडियो समय पर नहीं मिल पा रहा है वो बार बार वीडियोस में आकर चेक करते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है। धन्यवाद।